कमरे से बाहर आकर राघव ने नमन के पास कॉल किया और उससे नंदिनी त्रिपाठी के मर्डर केस के बारे में पूछा। तभी नमन ने घबराते हुए कहा, सर एक बुरी खबर है। वो सिया मैम की दोस्त मानसी ने सुसाइड कर लिया और अपने सुसाइड नोट में उसने अपनी मौत का जिम्मेदार आपको ठहराया है। इतना सुनते ही राघव के होश उड़ गए और राघव ने गुस्से में चिल्लाते हुए नमन से कहा, लेकिन मैंने तो तुमसे सिर्फ उस पर नजर रखने के लिए कहा था, उसे मारने के लिए नहीं। और तुमने मेरी बात ना मानकर उसे इतना परेशान किया कि उसे आत्महत्या करनी पड़ गई। राघव की बात सुनकर फोन की दूसरी तरफ से नमन ने बताया, नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो आपके कहने अनुसार उस पर नजर ही रखी थी और ना ही मेरा आदमी कभी उसके आसपास गया। वो तो बस दूर से उस पर नजर रखता था। उसने अपने आप को किस वजह से मारा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरे आदमी ने उसे कभी तंग नहीं किया, यहाँ तक कि उसे कभी पता ही नहीं चलने दिया कि कोई उस पर नजर रख रहा है। नमन की बात सुनते ही राघव ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने अपने सुसाइड नोट में मेरा नाम लिखा, जबकि उसके इतना कुछ करने के बाद भी मैंने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। फिर उसने मुझे मुजरिम बनाकर मेरे नाम सुसाइड नोट क्यों छोड़ा? इतना कहकर राघव कुछ सोच विचार करते हुए बोला, अगर इस सुसाइड नोट के बारे में इंस्पेक्टर देशमुख को पता चल गया तो एक बार फिर वो अपना मुंह उठाकर सीधा सिंघानिया मेंशन आएगा और एक बार फिर से मुझे मानसी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। उस वजह से सिया मुझे छोड़कर चली गई। तो नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। नमन, कुछ भी करो, उस सुसाइड नोट को पुलिस के हाथ मत लगने देना। तभी नमन ने राघव को पूरी बात बताते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए राघव सर, इससे पहले कि वो सुसाइड नोट पुलिस को मिलता, अपने आदमी ने उस नोट को मुझ तक पहुंचा दिया। आपने बोला था ना मानसी पर नजर रखने के लिए, तो मेरा एक आदमी उस पर नजर ही रख रहा था। इसलिए उसे जैसे ही पता चला कि मानसी ने अपने कमरे में सुसाइड कर लिया है, वो उन लोगों की भीड़ के साथ उसके कमरे में घुसा और सुसाइड नोट को सबसे छिपकर मेरे पास ले आया। अब मुझे नहीं लगता वहाँ आपके खिलाफ कोई सबूत मिलेगा। इतना सुनते ही राघव ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मेरे खिलाफ सबूत क्यों मिलेगा जब मैंने कुछ किया ही नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन है जो सिर्फ मुझे फंसाने के लिए इन मासूमों की जान ले रहा है। लेकिन मानसी ने तो एक तरह से उसका साथ भी दिया था, तो फिर उसने मानसी के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे पता लगाना ही होगा। फिर राघव ने कुछ सोचते हुए नमन से कहा, मैंने तुम्हें नंदिनी त्रिपाठी के मर्डर केस से जुड़ी कुछ जानकारी हासिल करने के लिए कहा था। क्या तुम्हें उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी मिली है? राघव के सवाल का जवाब देते हुए नमन ने फोन के दूसरी तरफ से कहा, सॉरी राघव सर, बट मुझे अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे हमें पता चले कि नंदिनी त्रिपाठी का मर्डर किसने किया है। लेकिन वो जो भी है बहुत शातिर है, उसने अपने खिलाफ एक भी सबूत नहीं छोड़ा। मैंने खुद जाकर हॉस्पिटल के हर एक स्टाफ से पूछताछ की है, लेकिन उस दिन उन्होंने यहाँ किसी भी अनजान इंसान को आते जाते नहीं देखा था। नमन की बात सुनते ही राघव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम रहने दो नमन, तुमसे कुछ नहीं होगा। इस बात को तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने आप पूछताछ कर लूंगा। फिलहाल तुम बस मानसी केस पर ध्यान दो और पता लगाओ कि उसके मरने से पहले आखिरी बार उसके कमरे में कौन आया था। ऐसा कहकर राघव ने अपना फोन काट दिया। फोन काटते ही राघव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे सिया खड़ी थी। सिया को अपने सामने देखकर राघव के माथे पर पसीना आ गया और वो कांपते होठों से सिया की तरफ देखते हुए बोला, सिया तुम यहाँ? वो मुझे फोन पर बात करनी थी ना, इसलिए बाहर आ गया था। ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस नमन से नंदिनी के मर्डर केस से रिलेटेड बात कर रहा था। सिया ने अपना हाथ आगे करते हुए राघव के माथे पर आए हुए पसीने को पोंछा और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, मुझे सब पता है राघव कि तुम नमन से क्या बात कर रहे थे और उसने तुमसे क्या बात की। मुझे पता है कि मानसी ने सुसाइड कर लिया है और सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम लिखा है, और अब तुम नहीं चाहते कि इस इल्जाम में इंस्पेक्टर देशमुख एक बार फिर से तुम्हें फंसाए, है ना? सिया की बात सुनते ही राघव ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं सिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं बस। तभी सिया ने राघव की आंखों में आंखें डालकर बोला, देखो राघव, मैं जानती हूँ कि मानसी की मौत के लिए वही इंसान जिम्मेदार है जिसने नंदिनी का मर्डर किया था, और वो तुम्हें मानसी के इल्जाम में फंसाकर जेल पहुँचाना चाहता है। मुझे सब पता है, लेकिन तुम चिंता मत करो। सब जानते हुए भी मैं अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी।
बल्कि हर मुश्किल हालात से लड़ने में तुम्हारा साथ दूंगी। सिया की बात सुनते ही राघव के चेहरे का सारा डर पल भर में गायब हो गया और वो सिया को अपनी बाहों में भरते हुए खुशी से झूमता हुआ बोला, सच सिया, तुम इतना कुछ जानने के बाद भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? मेरे साथ रहोगी, पक्का प्रॉमिस? राघव की बात सुनते ही सिया ने राघव के गले से अपना चेहरा हटाया और अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ राघव, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब से हम दोनों मिलकर इन मुश्किल हालातों का सामना करेंगे और अपने उस दुश्मन को ढूंढ कर रहेंगे जो अपने हर पाप का भागीदार तुम्हें बनाता है। सिया की बात सुनते ही राघव ने खुशी से झूमते हुए कहा, तुम चिंता मत करो सिया, अब मैं बहुत जल्दी पता लगा दूंगा कि वो कातिल कौन है जो सिर्फ मुझे फंसाने के लिए मासूम लड़कियों की हत्या कर रहा है और उनके साथ गलत कर रहा है। तभी सिया ने राघव से कहा, राघव, मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो हॉस्पिटल में हर एक आने जाने वाले पर पूरी नजर रखता है। क्यों ना हम उससे कुछ पूछे? हो सकता है उसे याद हो कि उस दिन नंदिनी के कमरे में कौन आया था। सिया की बात सुनते ही राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इन सब के बारे में कैसे जानती हो सिया? मेरा मतलब तुम तो कभी सिटी हॉस्पिटल भी नहीं गई, तो फिर वहाँ किसी ऐसे शख्स को कैसे जानती हो जो हर आने जाने वाले पर नजर गड़ाए रखता है? राघव की बात सुनकर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बेल करवाने के लिए जब सबूतों की जरूरत थी तभी मैं मुनीलाल के साथ सिटी हॉस्पिटल में गई थी और वहाँ मुझे सफाई वाले के अलावा किसी से कोई जानकारी नहीं मिली, इसलिए मुझे लगता है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। इतना सुनते ही राघव खुश हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम ठीक कर रही हो सिया, वो सफाई वाला हमें कुछ ना कुछ जरूर बताएगा। वैसे भी नमन ने तो सिर्फ डॉक्टर और नर्स स्टाफ को ही पूछा है। अब हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल चलना चाहिए। चलो सिया। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही सिया झट से राघव के साथ हॉस्पिटल जाने को तैयार हो गई। लेकिन तभी सिया ने अपने आप को देखा। इस वक्त उसने साड़ी पहनी हुई थी, इसलिए सिया ने अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस किया और उसने राघव से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मैं चलूंगी राघव तुम्हारे साथ, बस मुझे 2 मिनट चाहिए चेंज करने के लिए। मैं बस यूं गई और यूं आई। सिया की बात सुनकर राघव ने झट से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। राघव की हाँ सुनते ही सिया भागती हुई सीढ़ियों से राघव के कमरे में चली गई। वहीं पास खड़ी नेहा उन दोनों की बातें सुन रही थी। अब नेहा के मन में राघव को लेकर इतना लालच आ चुका था कि वो किसी भी कीमत पर उन दोनों को साथ नहीं देखना चाहती थी। नेहा ने इसी बात पर सोच विचार करते हुए अपने आप से कहा, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिया को राघव के करीब नहीं आने दूंगी। अगर सिया राघव के करीब आ गई तो मेरा रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। वैसे भी दादी ने मुझसे कहा था कि वो मेरी शादी राघव के साथ करवाएंगी, लेकिन अगर सिया इस घर से नहीं जाएगी तो राघव से मेरी शादी कैसे होगी? सिया को इस घर से भगाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या नेहा सिया को सिंघानिया मेंशन से निकालने में कामयाब हो पाएगी? क्या राघव और सिया मिलकर उस कातिल का पता लगा पाएंगे जिसने नंदिनी का मर्डर किया था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।